Giant TCS has decided to lay off over 12,000 job roles altogether. And set to announce massive layoffs. As many as 30,000 corporate. क्या AI हम सबकी जॉब्स ले लेगा? गूगल, Amazon, Microsoft सब ले ऑफ्स कर रहे हैं। इंडिया की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS AI ऑटोमेशन के कारण 2025 में हजारों लोगों को निकाल चुकी है। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट कहती है AI 300 मिलियन फुल टाइम जॉब्स को ऑटोमेट कर सकता है। हाँ, रूटीन वाले काम जैसे डेटा एंट्री, बेसिक कस्टमर सपोर्ट, इवन बेसिक कोडिंग खतरे में है। इतने सारे लेऑफ्स के कारण अगर आपके मन में भी यह डर है क्या मेरी डिग्री बेकार हो जाएगी, क्या मेरा करियर खत्म हो जाएगा, तो अगले 5 मिनट आपके लिए हैं। हम फियर को फैक्ट से रिप्लेस करेंगे। जब 2024-2025 में पूरा IT सेक्टर 5% नीचे जा रहा था, तब भी AI/ML की हायरिंग 25% ऊपर गई। पिछले 2 सालों में इंडिया में AI जॉब्स 42% बढ़ी है। 2.5 लाख से ज्यादा पोजीशंस क्रिएट हुए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स 2025 रिपोर्ट कहती है AI और टेक्नोलॉजी 2030 तक 92 मिलियन जॉब्स को डिस्प्लेस करेगी, लेकिन उसी टाइम यह 170 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट करेगी। और यह सबसे बड़ा पॉइंट है, 2024 में पूरी दुनिया में AI स्किल्स की सबसे ज्यादा डिमांड इंडिया में थी। हमने US, UK एंड जर्मनी सबको पीछे छोड़ दिया है। मार्केट रिसर्च के हिसाब से 2030 तक ग्लोबल AI मार्केट 29% से 37 के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ेगी। इसका मतलब साफ है, AI एक फ्यूचर ट्रेंड नहीं, यह आज की प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी है। आपको AI से डरना नहीं है, आपको AI का इस्तेमाल करने सीखना है। आपको AI का ड्राइवर बनना है, पैसेंजर नहीं। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे इसको मास्टर कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे AI/ML में क्या पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे और कितना पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी हेलो वर्ल्ड टू हेलो AI। इस रोड मैप को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि YouTube पे मैंने बहुत सारे रोड मैप को स्टडी किया और उस सभी को स्टडी करने के बाद मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ना तो ये 15 मिनट के वीडियो में 10 मिनट का ऐड करने वाला हूँ मैं, और ना ही इस रोड मैप को बनाने का मकसद मेरा कोई किसी भी टाइप का कोर्स लॉन्च करना है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको काम की बातें करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो कैसे हमें अपने हेलो वर्ल्ड की जर्नी को हेलो AI तक ले जाना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, तो इस पॉइंट्स को मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि आप कैसे कैसे अपने जर्नी को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अभी इस सब में से कुछ मत देखना। ठीक है, मैं जैसे जैसे ये अगर आपको लग रहा है सिर्फ इतना सही है तो इतना नहीं है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो मैं अभी सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने जब भी AI/ML की जर्नी स्टार्ट करने वाले हो तो 2 चीजों का बात हमेशा याद रखना कि क्या मैथमेटिक्स पढ़ना है। तो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, हाँ भाई मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप IIT लेवल के मैथमेटिक्स को सॉल्व करो, लेकिन हाँ इंजीनियरिंग में अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो तो आपको बहुत 1-2 सब्जेक्ट मिलेंगे मैथ्स के, तो उसमें कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो भी डिस्कस करेंगे कि किस मैथमेटिक्स के टॉपिक को हमें पढ़ना है और कितना पढ़ना है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी अपने प्रोग्रामिंग से। तो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे कि हम लोग कि कौन से लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं और अब क्या DSA भी पढ़ना है AI/ML के लिए। अगर पढ़ना है तो कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज में हम लोग पाइथन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और लैंग्वेज है R, लेकिन आप यूट्यूब पे या फिर कोई भी कोर्स खरीदोगे तो वहां पे पाइथन सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। तो इसीलिए पाइथन वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज है AI/ML के लिए। तो अब हम देखते हैं कि पाइथन में हमें क्या क्या सीखना है, क्योंकि पाइथन जो है ना बहुत सारे लाइब्रेरीज को अपने साथ रखती है और लोग पाइथन को इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज है। तो उन लाइब्रेरीज में हमें कौन सी लाइब्रेरीज पढ़ना है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो रोड मैप समझते रहना। मैं जैसे जैसे मैं इसको खोलता जा रहा हूँ ना, आपको उसी वे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो स्टार्ट करना है आपको पाइथन से। ठीक है, जब भी आप पाइथन स्टार्ट करोगे तो पाइथन में आपको पाइथन के बेसिक्स जो भी हैं उसको आपको कंप्लीट करना है। बेसिक्स में एक चीज का ध्यान रखना कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो आप YouTube पे कोई सा भी वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपको YouTube पे वीडियोस देखना अच्छा नहीं लगता है तो आप पाइथन के खुद के डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है, आप वहां से समझ सकते हो। पाइथन में जाना, उसके डॉक्यूमेंटेशन में जाना, क्विक स्टार्ट करना, वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पहले से ही किसी लैंग्वेज को पढ़ चुके हो तो आपके लिए ये और भी आसान होने वाला है। और एक बात मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ
कि पाइथन लैंग्वेज को पढ़ना बहुत ईज़ी है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको पाइथन बेसिक्स को क्लियर करना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आपका क्लियर होना चाहिए। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि फाइल हैंडलिंग, ठीक है? अगर फाइल हैंडलिंग है तो आपको फाइल हैंडलिंग को देखना है कि इसमें हम लोग कैसे फाइल को इन कर सकते हैं, फिर सीएसवी फाइल या जेसॉन फाइल को, और फाइल ओपनिंग का फाइल हैंडलिंग, बेसिकली फाइल हैंडलिंग आपको देखना है, बहुत डेप्थ में मत देखना, बट थोड़ा बहुत आपको फाइल हैंडलिंग पढ़ना पड़ेगा। अब चलते हैं जिसके कारण पाइथन सबसे ज़्यादा फेमस है, उसके लाइब्रेरीज़ के बारे में। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिस-जिस लाइब्रेरीज़ के बारे में मैं अभी डिस्कस करूँगा, उन सभी लाइब्रेरीज़ को आपको पढ़ना है। कब पढ़ना है, उसका भी मैं यहीं पे बता दूँगा कि आपको कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ को पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने नमपाई से। देखो, जितने भी अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के रिलेटेड होते हैं, जैसे कि मैं अभी बताऊँगा मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है, तो वो सारे कैलकुलेशन हम लोग खुद से नहीं करते, ठीक नहीं? अब यहाँ पे हम लोग पेन लेके नहीं बैठते हैं। तो ये काम हमारे लिए हमारा नमपाई करके देता है, ठीक है? तो अब देखो देखो न नमपाई के अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें देखो लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए हम लोग नमपाई को यूज़ करते हैं। इसके अंदर एरेज़ आता है, मैट्रिक्स आता है, वेक्टर आता है, तो इस सब को आपको पढ़ना है। लाइब्रेरीज़ में वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज़ ये है। आपको स्टार्ट यहीं से करना है। पाइथन बेसिक्स को पढ़ लिया, उसके बाद आपको नमपाई पे जाना है, ठीक है? उसके बाद हम लोग चलते हैं पांडास पे। पांडास का काम होता है हमारे डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए। एआईएमएल या फिर एआई का बात करें तो एआई जो है, एआई इज़ ऑल अबाउट द डेटा। अगर आपके पास डेटा अच्छा है ना, तो आप एक अच्छा मॉडल को क्रिएट कर सकते हो। लेकिन जब भी देखो हमारे पास डेटा क्लीन नहीं रहता है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने किसी को फॉर्म दिया, तो बहुत सारे फॉर्म में ऑप्शनल रहता है कि आपको ये सेलेक्ट करना है या फिर नहीं करना, तो बहुत लोग उसको सेलेक्ट करके देते हैं। तो जब भी हमारे पास लिस्ट आएगा, तो कुछ एक हमारे पास जो कॉलम है, तो उसमें कहीं पे डेटा होगा, कहीं पे डेटा नहीं होगा। कहीं पे लोग गलत डेटा दे देते हैं, कहीं पे नंबर्स में डेटा होना चाहिए, स्ट्रिंग में दे देते हैं। तो इन सभी डेटा को हमको क्लीन करना पड़ता है। क्लीन हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हमारे मॉडल का जो है ना, एक्यूरेसी बढ़ सके, ठीक है? उसके बाद हम लोग चलते हैं मैटप्लॉट में। देखो, मैटप्लॉट और सीबॉल, देखो मैटप्लॉट है छोटा वर्ज़न और सीबॉल है बड़ा वर्ज़न। ये दोनों यूज़ होता है डेटा विजुअलाइज़ेशन के लिए। तो अब देखो हमारे पास जो डेटा है ना, तो डेटा को हम लोग डायरेक्ट नहीं देख सकते हैं, क्योंकि डेटा बहुत बड़े में है। तो अगर हम ए वन टू वन देखेंगे तो अपने को नहीं मिलेगा, ठीक ना? तो उसके लिए हम लोग मैटप्लॉट या सीबॉल का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो हम हमारे पास एक डेटा है, ठीक ना? तो उसमें हमारे क्या-क्या एट्रिब्यूट्स हैं, तो उ एट्रिब्यूट्स मतलब समझो एक टाइप का प्रॉपर्टीज़। एक डेटा के क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक कार का डेटा है, तो कार का क्या कलर है, कार का क्या मॉडल है, कब खरीदा गया, कब बेचा गया, ये सारा डेटा उसके अंदर है। तो हमको इतन कौन-कौन से एट्रिब्यूट है, ये देखना है, तो हम लोग बेसिकली विजुअलाइज़ेशन का यूज़ करते हैं, जिससे हमें और आसानी होता है। और बहुत सारे आउटलाइनर्स इससे बहुत अच्छे से आप लोग देख सकते हो कि आउटलाइनर्स कौन से हैं, तो आप उसको रिमूव कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ जो है ना, डेटा को एक्यूरेसी को कम कर देता है। सबसे पहले आपको पढ़ना है पाइथन बेसिक्स, फिर आना है आपको नमपाई पे, फिर पढ़ना है पांडास और सीबॉल। इतना पढ़ना है आपको, ठीक है? इसके बाद मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि आप साइकिट-लर्न या टेंसरफ्लो या ओपनसीवी पढ़ लो, ठीक है? तो साइकिट-लर्न अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? इस तीनों को कंप्लीट करना है आपको। उसके बाद मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसका। अब मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ कैसे आपको प्रोग्रामिंग में पाइथन पढ़ना है। पाइथन में आपको बेसिक्स पढ़ना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ना है। लाइब्रेरीज़ में आपको नमपाई, पांडास, मैटप्लॉट। चलो यहीं पे मैं बात कर देता हूँ कि आपको और से कौन-कौन से पढ़ने हैं, सीबॉल, ठीक है? सीबॉल तो डेटा विजुअलाइज़ेशन के लिए है, साइकिट-लर्न। साइकिट-लर्न जितने भी एमएल के एल्गोरिदम्स होते हैं ना, तो उसके लिए हम उसको इंटीग्रेट करते हैं साइकिट-लर्न के लाइब्रेरीज़ के हेल्प से। बेसिकली जितने भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग में कौन-कौन से एल्गोरिदम्स होते हैं, तो उन एल्गोरिदम को हम लोग इसके हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा इम्प्लीमेंटेशन बहुत ईज़ी हो जाता है। तो साइकिट-लर्न पढ़ना है, बट अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद हम लोग चलेंगे टेंसरफ्लो। टेंसरफ्लो बेसिकली टेंसरफ्लो भी होता है, एक पाइटॉर्च भी होता है। ये सब हम लोग आगे जब भी डीप लर्निंग में चलते हैं, तो उसमें यूज़ आता है। और एक ओपनसीवी पढ़ना है। ओपनसीवी इमेज के लिए होता है, ठीक है? तो अभी हमारे पाइथन में क्या-क्या पढ़ना है, हम लोगों ने वो सब चीज़ देख लिया। मैं लास्ट में एक बार फिर से आपसे बताऊँ मैं लास्ट में एक बार फिर से डिस्कस करूँगा कि आपको किस क्या-क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है? और और बहुत सारे मैं अगर आप चाहोगे तो मैं रिसोर्सेज़ को कमेंट में दे दूँगा, और नहीं तो मैं कुछ बुक्स को रिकमेंड करूँगा जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या डीएसए पढ़ना ज़रूरी है एमएल में? देखो, तुम अगर सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो तुम्हें एक बात याद रखना, डीएसए पढ़ना ही पड़ेगा। देखो, डीएसए में हमें सब चीज़ नहीं पढ़ना। डीएसए में कुछ-कुछ टॉपिक हैं जो हमें देखना है, मतलब बहुत एडवांस नहीं पढ़ना, बट एक बेसिक अपने को पता रहना चाहिए। जैसे एरे, स्ट्रिंग, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री, इतना पढ़ लो, बेसिक बेसिक टू इंटरमीडिएट आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो इतना तक था। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है। तो मैथमेटिक्स में अपने को 4 टॉपिक पढ़ना है, सिंपल से 4 टॉपिक्स। देखो,
लीनियर अलजेब्रा, देखो लीनियर अलजेब्रा में क्या है, स्केलर वेक्टर्स, मैट्रिक्स ऑपरेशन, डॉट प्रोडक्ट, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्यों पढ़ रहे हैं भाई? अगर हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं तो एआई में कहाँ यूज है? इसका एप्लीकेशन मैं यहीं पे आपके लिए लिख देता हूँ। जब भी हम लोग न्यूरल नेटवर्क का वेट्स देखेंगे और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो बहुत जगह होता है। जैसे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि वेक्टर्स का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम में फिल्टर्स तो यूज करते होगे, जो आपको फिल्टर्स आपके फेस पे जो लगाया जाता है, वहां पे हम लोग वेक्टर्स का यूज कर रहे होते हैं आपके फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो जब भी एआईएमएल में, नॉट एआईएमएल, जब भी कोई एआई के फेस को डिटेक्ट करता है, वो कहीं ना कहीं वेक्टर्स के फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है वो। जैसे कॉर्नर्स क्या हो गए, शेप्स क्या हो गए, बहुत सारे टर्म्स आते हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको वो सब चीजें पता चलेगी। अब दूसरा टॉपिक आता है मैथ्स में, प्रोबेबिलिटी। देखो एआई हर चीज का प्रिडिक्शन ही लगाता है, एक्यूरेट तो वो नहीं बताता। तो अगर प्रिडिक्शन लगा रहा है तो आपको प्रोबेबिलिटी आना चाहिए। तो देखो प्रोबेबिलिटी में क्या क्या है, तो ये जो मैंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, बायस थ्योरम हो गया, ये सब चीज जो है ना बेसिक बेसिक है, आपको बेसिक से आप पढ़ लेना है। तो अब देख सकते हो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि एप्लीकेशन भी कहाँ यूज होता है। अब आते हैं स्टेटिस्टिक्स में। तो स्टेटिस्टिक्स में आपको सिंपल सिंपल सा मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, ये जो बेसिक सब चीज है ना, मैथ्स में आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक है जो कि मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। जब भी आप कॉम्प्लेक्स पे काम करोगे ना, कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाओगे, तो आपको कैलकुलस सबसे ज्यादा यूज आएगा। मैं मानता हूँ आप 12th से इसको हेट करते हो, बट हाँ कैलकुलस, हाँ लेकिन एक बात मैं बता दूं, उतने डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना कैलकुलस की। देखो कैलकुलस का नहीं है, अगर आप मैथ्स ही पढ़ रहे हो ना, मैथ्स को बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना, आपको पता होना चाहिए स्केल क्या, स्केलर्स क्या होता है, वेक्टर्स क्या होता है, मैट्रिसेस क्या होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक ना, पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैसे कैसे उसका। अगर आप वेक्टर्स देख रहे हो, तो वेक्टर्स देखने के बाद आपको पता, दिमाग में आपको चलना चाहिए कि वो वेक्टर दिखता कैसा है। मेन मोटिव ये है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो मैथ्स में हम लोग 4 टॉपिक पढ़ेंगे, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, कैलकुलस। आपको इसमें मुश्किल से 1 वीक भी नहीं देना है, ठीक ना। अगर कोई आपको बोल रहा है कि पढ़ते रहो, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। मैथ्स में आपको 1 वीक दो, काफी है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोग्रामिंग का। प्रोग्रामिंग में अगर लाइब्रेरीज को मैं हटा दूं, लाइब्रेरीज में यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ नमपाई, पांडास और मैटप्लॉट। इसको पढ़ने के लिए आपको 1 वीक से ज्यादा नहीं लगाना है। अगर आप 2 वीक लगा सकते हो, मैं, अगर आपको इससे पहले कोई प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो आप 2 वीक ले सकते हो, अगर इन डेप्थ में आपको पढ़ना है। बट उससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको, क्योंकि हम लोग मशीन लर्निंग और एआई पे फोकस कर रहे हैं, तो हमको उस पे फोकस करना है। लैंग्वेज ईज़ी है, बहुत जल्दी समझ जाओगे। अगर आप पहले से कोई लैंग्वेज पढ़ के आओ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। नमपाई, पांडास और मैटप्लॉट, इसमें आपको थोड़ा टाइम लगाना है, खास करके पांडास पे। पांडास पांडास और नमपाई दोनों दोनों को आपको पढ़ना है, उसका यूज कैसे करना है वो देखना है, ठीक है। तो जब भी आप नमपाई और पांडास और मैटप्लॉट पढ़ लोगे, तो किसी भी डेटा को, अब किसी भी डेटा को आप कहाँ से लोगे, तो एक वेबसाइट है कैगल नाम से, ठीक है। तो कैगल पे चले जाना, आपको बहुत सारा यहाँ पे डेटा सेट मिल जाएगा। तो यहाँ से कोई सा भी डेटा सेट को उठाना, आप उसको क्लीन करने का कोशिश करना, ठीक है। तो क्लीन करने का कोशिश करोगे तो आपको नमपाई, पांडास और मैटप्लॉट तीनों का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो चलते हैं आगे। हमारा प्रोग्रामिंग और मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है हमने देख लिया। अब चलते हैं एआई के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एआई होता क्या है, ठीक है। एआई समझ लो एक ऐसा मशीन बनाना जो इंसानों की तरह सोचता हो, समझता हो और इंसानों की तरह डिसीजन ले सकता हो। जैसे एलेक्सा को देख लो, एलेक्सा को जब भी हम कोई भी गाना प्ले करने को बोलते हैं, तो वो गाना निकालती है और उसको प्ले कर देती है। तो ये हमारी एक एआई हो गई, ठीक है। तो एआई बस ये है, और इसके अंदर ही मशीन लर्निंग आता है, और मशीन लर्निंग के अंदर हमारा डीप लर्निंग आता है। आई होप जब आप पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। बट अभी डिस्कस करते हैं कि एआई में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। एआई तो हमें पढ़ना है, एआई बस हमको फंडामेंटल्स पढ़ना है कि एआई क्या होता है, क्यों पढ़ना चाहिए, सुपर एआई क्या होता है, थोड़ा बहुत इसका हिस्ट्री देख लेना। एआई, एमएल, डीएल और डेटा साइंस में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा थोड़ा चीज है। जैसे देखो एआई क्या हो गया, एआई एक मशीन को बनाना हुआ, ठीक ना, हम लोग एआई एक मशीन को बनाते हैं। मशीन क्या देखो, एआई हम लोग क्या बना रहे हैं, एमएल हम लोग उसको कैसे बना रहे हैं, ठीक है। मशीन एल्गोरिदम है, ठीक है। मशीन लर्निंग में हम लोग एल्गोरिदम डिसाइड करते हैं कि हम किसी भी एआई को कैसे बनाएंगे, उसको कैसे डिजाइन करेंगे। डीप लर्निंग एमएल के अंदर होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं। तो वो बेसिकली हम लोग जब भी किसी भी इमेज इमेज रिलेटेड हो गया, या फिर हम लोग किसी भी टाइप का स्पीच स्पीच टू टेक्स्ट कर रहे हैं, ये सब चीज में जो है ना, हम लोग कहीं ना कहीं डीएल का यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स का यूज करते हैं हम लोग। आगे जाओगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा। तो थोड़ा इसका हिस्ट्री देख लेना, क्योंकि अगर आपको कहीं भी इतो सभी लग रहा है क्या ये एआई अभी हाल ही दिनों में आया, तो मैं बता दूं, एआई को हम लोग 1950 से
स्टडी करते हुए आ रहे हैं। अभी जाके हमारे पास ऐसे कंप्यूटर्स बन सके हैं जिसको हम लोग जिसपे ये सारे प्रोसेसर्स आ चुके हैं हमारे पास कि इन सभी चीजों को प्रोसेस करके हम लोग एआई का यूज अभी कर पा रहे हैं। आई होप आप लोग इसको पढ़ लोगे क्लासिक में। अभी सर्च एल्गोरिदम, ये बेसिक बेसिक सा चीजें आप इसे पढ़ लेना। और अप्लाइड एआई, बस बेसिकली हम लोग एआई को कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, नॉट कैसे यूज करते हैं, बट हाँ, एआई को कैसे यूज करते हैं हम लोग को बस ये देखना। फंडामेंटल्स है। एआई को आप 1 या 2 दिन या मुश्किल से 3 या 4 दिन देना, खत्म। ठीक है। अब चलते हैं हमारा सबसे मेन टॉपिक पे, मशीन लर्निंग। देख सकते हो यहाँ पे सब में 24, 27, 14, बट इसमें 78 है। समझ रहे हो ना, 78। तो मशीन लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं मशीन लर्निंग में अपने को क्या क्या पढ़ना है। देखो, सबसे पहले देखते हैं कि मशीन लर्निंग होता क्या है। ठीक है। यह होता है बैकबोन, होता है एआई का। मशीन लर्निंग में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी एआई को बनाते हैं। देखो, जैसे कि एक बच्चा बार बार गिर के चलना सीखता है ना, उसी तरह एमएल मॉडल डेटा को एक्सपीरियंस करके उससे पैटर्न निकालता है और उस पैटर्न के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। जैसे हम कभी भी अपने कंप्यूटर्स को बताते नहीं है कि ये बिल्ली है और ये कुत्ता है, नॉट बिल्ली है, या डॉग एंड डॉग, कैट एंड डॉग। लेकिन हम उसको 1000 बिल्लियों की जब फोटो दिखा देते हैं, तो वो 1000 बिल्लियों का फोटो दिखाए, अब हम उसको उसके बाद अगर उसको बिल्ली का फोटो दिखाएंगे, तो वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा, क्योंकि जब हम उसको 1000 बिल्लियों का फोटो दिखा रहे थे तो उससे वो समझ गया कि हाँ भाई, इसे बिल्ली कहते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग मशीन लर्निंग कहते हैं। तो कैसे होता है, जब पढ़ोगे तो बहुत आपको इन डेप्थ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सिंपल सिंपल सा चीज है। ऐसा मत समझना कि अभी इतना पढ़ लिया बहुत हो गया, बट बहुत चीज है इसमें। तो देखते हैं कि सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड दो मेन होते हैं। ठीक है। री इन्फोर्समेंट लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जितने भी चीज हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके बेसिस पे कैसे है, मैं आगे डिस्कस करता हूँ उस पर। बट सुपरवाइज लर्निंग देखते हैं। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, चलो इसको, इसमें कौन कौन से एल्गोरिदम है उसको बाद में देखो। सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है कि इसमें हमारे पास लेबल डेटा होता है। लेबल डेटा देखो, एमएल क्या है, हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स है, एक इनपुट है, एक बॉक्स है, एक आउटपुट है। हम लोग कुछ इनपुट देते हैं, वो बॉक्स में जाता है, कुछ प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है। ठीक ना। तो जब जब भी हमारे पास एक ऐसा डेटा हो जिसका इनपुट भी हमारे पास हो और आउटपुट भी हमारे पास हो, तो उसको हम लोग लेबल डेटा कहते हैं। और जब भी हमारे पास लेबल डेटा हो तो हम लोग वहां पे सुपरवाइज लर्निंग का यूज करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लो कि हमारे कॉलेज में एक स्टूडेंट का सीजीपीए है और उसको कितने एलपीए का पैकेज लगेगा इसका डेटा है। हमारे पास सीजीपीए है और कितना पैकेज लगेगा वो डेटा है। अब देखो, हम उसको 1000 डेटा दिए, 2000 डेटा दिए। 2000 डेटा पे जब हम उस मॉडल को ट्रेन कर दिए, तो देखो अभी हमारे पास सब है, किसी के पास 7 होगा, किसी के 8 होगा, तो एक कहीं ना कहीं एक लाइन बन रहा होगा। इसको लीनियर रिग्रेशन कहते हैं, आगे मैं बताऊंगा उसको। तो कहीं ना कहीं वो अब समझ गया कि हाँ, अगर 7 पे है, 8 पे है, तो हम 7.5 वाले से पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करके हमें बता देगा। तो यही होता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग। तो इसमें हमारा दो एल्गोरिदम होता है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। आपको इसको पढ़ना है। रिग्रेशन में भी बहुत सारे देख सकते हो एल्गोरिदम होते हैं। लिनियर रिग्रेशन और डिसीजन ट्री बेसिकली दोनों में होता है। ठीक ना। आप देखोगे तो आपको बहुत कम जगह ये देखने को मिलेगा, बट हाँ, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये सब दोनों जगह रहते हैं। तो मैं अभी इसका बात करता हूँ कि लिनियर रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, रैंडम फॉरेस्ट हो गया, एसवीएम हो गया, केएनएन हो गया, जीवीएम हो गया। ये सब चीज आपको पढ़ना है। ठीक ना, सुपरवाइज लर्निंग में। और रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों के अंदर पढ़ना है। ठीक है। यूज केस में बता दिया हूँ कि जब भी आप इसको करोगे तो ये देख लेना। मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा, आप यहाँ से आपको उसको देख सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में। अनसुपरवाइज लर्निंग देखो क्या होता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में जैसे मैंने बताया कि हमारे पास लेवल डेटा होता था कि क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, हमारे पास रहता था। लेकिन इसमें अनलेवल डेटा पे काम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास किसी भी टाइप का ऐसा नहीं है कि हमारे पास ये डेटा है वो आउटपुट है, ऐसा नहीं रहता। ठीक है। अनलेवल डेटा रहता है। तो हम मान लो हमारे पास एक बहुत सारा डेटा है, हम उस मॉडल को दिए। अब क्या करेगा मॉडल, हाँ, अब क्या करेगा मॉडल, उसके प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसको अलग अलग डिफाइन कर देगा, नॉट डिफाइन बट अलग कर देगा सबको। तो उस टाइप से ये एल्गोरिदम काम करता है। तो इसमें क्लस्टरिंग होता है। तो के मींस क्लस्टरिंग जो मैंने अभी आपको बताया, बेसिकली के मींस से ही वो करता है। के शिफ्टिंग क्लस्टरिंग, हिरार्कियल, स्पेक्ट्रल डेंसिटी बेस्ड। तो आपको ये सारा पढ़ना है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो के मींस क्लस्टरिंग होता है। तो के मींस क्लस्टरिंग को आप बहुत अच्छे से पढ़ना। और ये सब मैं अगर लिख दिया हूँ और पढ़ सकते हो तो आप पढ़ना। और के मींस, के मीन शिफ्ट एंड हिरार्कियल, इस तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। आगे चलते हैं अपने डायमेंशनलिटी रिडक्शन में। तो ये सब चीज जिसमें से पीसीए और एलडीए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन होता क्या है।
देखो, डेमोंस्ट्रेटेड रिडक्शन का क्या मतलब होता है कि जब भी हमारे पास डेटा होता है ना, तो उसके मल्टीपल फीचर्स होते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है, हमारे पास एक डेटा है, उसमें मल्टीपल फीचर्स मतलब मल्टीपल कॉलम्स। जैसे एक कार हो गया, तो उसके फीचर्स क्या हो गया, कलर क्या है, उसका टायर का साइज़ क्या है, मतलब बहुत सारे हमारे पास फीचर्स होते हैं। तो कभी-कभी क्या होता है कि अगर मॉडल को हम वो पूरा डेटा उठा के दे दें, तो कहीं न कहीं हमारा मॉडल स्लो हो जाएगा, ठीक है? मॉडल स्लो होगा ऊपर से बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा हमारा मॉडल, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको ट्रेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन का। ये क्या करता है, फीचर्स को प्रिज़र्व करते हुए हमारे कॉलम्स को कम करता है। मान लो हमारे पास अभी 100 कॉलम्स हैं, जब भी बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो इसी टाइप से आपका 1000 नॉट 1000 बट 100 या फिर 80-90 तो होंगे ही। तो जब भी इतने सारे आपके पास कॉलम्स होंगे, तो आप क्या करोगे, उस कॉलम्स को आप कम करना चाहोगे। अब उस कॉलम को कम करने के लिए हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं डायमेंशनलिटी रिडक्शन का। डायमेंशनलिटी रिडक्शन में क्या करते हैं, हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, इसमें इसमें बहुत सारे आप देख सकते हो एल्गोरिदम होता है। मैं यहाँ पे एल्गोरिदम अभी डिस्कस नहीं करने वाला हूँ कि क्या होता है। बट मैं एक बेसिक सा आइडिया देता हूँ कि जैसे हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो हम लोग एक कॉलम को पकड़े और उसको देखते चलते हैं कि ये उसके जितने भी डेटा है, उसका जितना भी फीचर्स है, उसको प्रिजर्व करते हुए हम लोग पीछे आते जाते हैं या फिर आगे जाते जाते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग कम कर देते हैं। जैसे 100 है तो हम उसको कम करके 60 जितना कम हो सके उतना कम करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डायमेंशनलिटी रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मेरे ख्याल से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं अपने 4 साल में ज्यादा इसका यूज नहीं किया हूँ। बट हाँ, एसोसिएशन का यूज होता है पैटर्न को डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, अब इसमें से कुछ कुछ एल्गोरिदम है, आप इसे पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो। वरना क्लस्टरिंग और डायमेंशनलिटी रिडक्शन आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो अनसुपरवाइज्ड में आपका ये हो गया आपको। चलो मैं एक बार रिकैप दे दूं कि क्या क्या पढ़ना है आपको। स्टार्ट करना है आपको, जब भी मशीन लर्निंग स्टार्ट करोगे तो आपको पढ़ना है सुपरवाइज्ड लर्निंग, फिर पढ़ना है आपको अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको पढ़ना है रिग्रेशन, रिग्रेशन में ये सब चीज पढ़ना है। फिर आपको क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में ये पढ़ना है। आपको जाना है अनसुपरवाइज्ड पे। अनसुपरवाइज्ड पे पहले आपको क्लस्टरिंग पढ़ना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लस्टरिंग आपको नहीं आता है तो आप अनसुपरवाइज्ड लर्निंग यूज ही नहीं कर सकते। डायमेंशनलिटी रिडक्शन आपको पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे मॉडल को और ज्यादा ऑप्टिमाइज बनाता है। एसोसिएशन आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पढ़ना अच्छी बात होती है, बट हाँ चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। अब आगे चलते हैं, हमारा री लर्निंग। ये थोड़ा एडवांस हो जाता है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देखो, इसमें हम लोग पता है कि इसमें हम लोग डेटा दिए, इसमें लेवल डेटा दिए, इसमें अनलेवल डेटा दिए। इसमें क्या होता है, ये जो है ना आसपास की चीजों को देख के उससे सीखता है और उसी से लर्न करता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सेल्फ ड्राइविंग कार। सेल्फ ड्राइविंग कार री लर्निंग पे काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम कार को चला रहे होते हैं, तो वो सामने देखता है, अगर उसके पास कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है या फिर कुछ आ रहा है, उसमें पहले से भी बहुत सारे फीचर्स डाले जाते हैं। लेकिन वो और भी जितना ज्यादा वो देखता है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस करता है, उसके बेसिस पे वो सीखता जाता है। तो इसी को हम लोग री लर्निंग भी कहते हैं, मतलब री लर्निंग ही कहते हैं। और इसमें भी दो आप देख सकते हो, क्विक लर्निंग और पॉलिसी ग्रेडियंट है। तो आप इसे पढ़ लेना। इसको पढ़ने के बाद आप एक एमएल का मॉडल बनाने के लिए रेडी हो जाओगे। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जब लाइब्रेरीज में आपको 3 पढ़ना है उस टाइम पे, तो अब हमारा टाइम आता है कि हम वहाँ पे अब चौथा पढ़ें। तो रीइंफोर्समेंट के बाद आप यहाँ पे आ सकते हो प्रोग्रामिंग में, और यहाँ पे से आप साइकिट लर्न लाइब्रेरी को देख सकते हो। इसका बेस्ट रिसोर्स रहेगा, आप इसके साइट पे चले जाना, वहाँ पे से आप पढ़ लेना। बाकी यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो साइकिट लर्न पढ़ने के बाद अब आप रेडी हो अपना मॉडल को रेडी करने के लिए, अपना एक मॉडल को बनाने के लिए। अब बात करते हैं डेटा हैंडलिंग के बारे में। डेटा हैंडलिंग में ये देखो, डेटा हैंडलिंग नहीं है, बेसिकली हम लोग का प्रोसेस है कि हम लोग किसी भी एक मॉडल को बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं। तो जब भी आप कोई स्टेप्स देखो, जब भी आप किसी भी मॉडल को ट्रेन कर रहे हो या फिर मॉडल को बिल्ड कर रहे हो, तो आपके पास स्टेप्स रहेंगे। ये स्टेप्स मैंने जिस बुक से निकाला है, मैं उस बुक का नाम मेंशन कर दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप चाहो तो वहां पे से पढ़ सकते हो। तो डेटा हैंडलिंग में हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा कलेक्शन से। जब भी हम मॉडल को ट्रेन करेंगे तो हमारे पास रहना चाहिए डेटा। तो हम लोग पहले डेटा को निकालते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। आप चाहो तो अभी के लिए तो आप कैगल का यूज कर सकते हो, लेकिन आप जब खुद का मॉडल बनाओगे तो आपको डेटा या तो रियल वर्ल्ड से लेना पड़ेगा, या फिर आप गूगल या फिर कहीं से आपको खरीदना पड़ता है, क्योंकि हाँ, डेटा भी खरीदना पड़ता है। उसके बाद हम लोग करेंगे प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है क्लीनिंग। बेसिकली डेटा में जितने भी नॉइस होंगे, नॉइस का मतलब जितने भी कुछ कॉलम्स खाली होंगे, कुछ डेटा खराब होगा, तो उस डेटा को हम लोग क्लीन करते हैं। क्लीन करते हैं हम लोग पांडास की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद आता है मॉडल का सिलेक्शन। तो अभी हम लोग इतने सारे यहाँ पे एल्गोरिदम्स को पढ़े हैं, तो अब हम इसमें से किसका यूज करेंगे, किस मॉडल का यूज करेंगे। मान लो कि हम यहाँ पे एक डिसीजन ट्री या फिर लीनियर रिग्रेशन का यूज करने वाले हैं, तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि हाँ भाई, हम लोग मॉडल में लीनियर रिग्रेशन यूज करने वाले हैं। उसके बाद आता है मॉडल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हम लोग दो टाइप, मतलब दो टाइप से ट्रेनिंग का एक तरीका होता है।
हम लोग उसको नॉट 30 बट 80 और 20 में स्प्लिट करते हैं हमारे डेटा को। 80 पे ट्रेन करते हैं और 20 पे फिर उसको टेस्ट करते हैं, तो इसी को टेस्ट एंड ट्रेन मेथड या फिर बोलो प्रोसेस भी कहते हैं। देख लेना, उस यहाँ पे डेटा को हम लोग ट्रेन करते हैं और टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग डेटा मॉडल को इवेल्युएट करते हैं कि हमारा डेटा क्या एक्यूरेसी दे रहा है। अगर हमारा एक्यूरेसी अच्छा आ रहा है, जो कि 85 टू 85 से एबव रहता है, तो 85 टू 90 या 92, बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं होता, उसमें ओवरफिटिंग का इशू आ जाता है। तो ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग से भी अपने को बचना है। अब क्या होता है ओवरफिटिंग, क्या होता है अंडरफिटिंग, यहाँ डिस्कस नहीं करने वाला। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका हो गया कि हम लोग कैसे अपना खुद का मॉडल बना सकते हैं। अब चलते हैं डेटा ऑप्टिमाइजेशन में। देखो, डेटा ऑप्टिमाइजेशन एक तो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, डेमोंस्ट्रेटेड रिडक्शन से। ठीक है, और भी उसके और भी मेथड हैं, क्रॉस वैलिडेशन, बायस, वेरिएंस, ट्रेड ऑफ। तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे टॉपिक्स नहीं, बट आपको ये सबको आप बहुत जल्दी इसको लर्न कर लोगे, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन मशीन लर्निंग को आपको पढ़ने में 1 मंथ तो देना पड़ेगा, 1 से 1.5 मंथ आपको इस पे लगाना है बहुत अच्छे से। उसके बाद हम लोग चलेंगे डीप लर्निंग में। देखो, एआई एमएल में कहने को तो एआई और मशीन लर्निंग है, लेकिन आपको जब भी कोई कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाना है तो आपको डीप लर्निंग का यूज करना पड़ेगा। तो देखो, डीप लर्निंग क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है ना, उसी के टाइप मतलब ब्रेन हमारा कैसे काम करता है, उसी को हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। जो कि देखो, न्यूरल ब्रेन ऑफ एआई, एआई का ये जो ब्रेन होता है ना, हम लोग यहाँ पे इसको बनाते हैं। तो अब इसमें से हम कोर कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि देखो, डीप लर्निंग में हम लोग हर चीज नेटवर्क से डिस्कस करेंगे। तो अब नेटवर्क में मैं एक इमेज लगा दूंगा, नॉट इस साइड, कैमरा इस साइड है कंफ्यूज हो रहा है, बट हाँ, तो मैं इमेज लगा दूंगा कि एक न्यूरल नेटवर्क दिखता कैसा है। और उसी में हमारा देखो बेसिकली 3 लेयर्स में होते हैं, इनपुट लेयर, फिर बीच में आता है एक हिडन लेयर, फिर आउटपुट लेयर। तो वो सब देख लेना, तो वो बेसिक बेसिक सा चीज पढ़ लेना। एक्टिवेशन फंक्शंस होता है, उसी में लॉस फंक्शंस होता है, बैक प्रोपोगेशन होता है, ऑप्टिमाइजर्स होता है। तो इसको पढ़ लेना। ऑप्टिमाइजर्स आप साइकिट लर्न में बहुत ज्यादा यूज कर रहे होगे, एडम का। तो इसको देख लेना। बैक प्रोपोगेशन होता है कि जब भी हम चाहते हैं, मान लो कि हमारे पास एक नेटवर्क है, तो नेटवर्क से यहाँ गए, डेटा गलत है, तो वापस उसको बैक प्रोपोगेट करते हैं, वापस आते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग वेट को उसमें से चेंज करते हैं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं, फिर देखते हैं अगर वो हमारा रिजल्ट जो है हमारे प्रिडिक्टेड रिजल्ट से मैच करता है, तो हम लोग उस मॉडल को सही मानते हैं, वरना वापस से बैक प्रोपोगेट करते हैं। तो ये कनेक्शन कहीं ना कहीं चलता रहता है। चल, बात करते हैं डीप लर्निंग में आर्किटेक्चर्स का। तो बेसिकली 4 आर्किटेक्चर्स होते हैं डीप लर्निंग में, जो आपको पढ़ने चाहिए। सबसे पहले आता है एएनएन, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। फिर आता है सीएनएन। सीएनएन में हम लोग इमेज इमेज को डील कर रहे होते हैं, जितने भी इमेज रिलेटेड होते हैं, जितने भी इमेज को जनरेट करते हैं, नॉट जनरेट बट इमेज से रिलेटेड जितना भी काम होता है, हम लोग सीएनएन पे करते हैं। फिर आता है आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इसमें जब भी हमें सीक्वेंशियल डेटा पे काम करना होता है, सीक्वेंशियल डेटा, जैसे मान लो आप म्यूजिक बना रहे हो, तो वहाँ पे आपको आरएनएन का यूज करना पड़ेगा, एलएसटीएम। फिर आता है आपको ऑटो इनकोडर्स। तो ऑटो इनकोडर्स भी कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है, तो इसको पढ़ना है। इसके अंदर भी बहुत सारे, मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया, बट ऑटो इनकोडर्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, उसमें भी बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ना चाहो, जब पढ़ने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो डीप लर्निंग में आपको दिख रहा होगा ये इतना छोटा सा चीज है, बट आप जब इसे पढ़ने जाओगे तो इसमें बहुत कुछ है। तो डीप लर्निंग में भी आपको टाइम लगेगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ देखो, यहाँ यहाँ तक आप पढ़ के छोड़ सकते हो, बट आए हो प्रोग्रामिंग अड्डा पे, इसके बाद भी आप मैं बताता हूँ कि आप इससे और भी एडवांस पढ़ना चाहते हो तो आप क्या पढ़ सकते हो। तो आगे चलते हैं, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या होता है, जितने भी हम लोग देखो, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या मतलब है। एक एग्जांपल लो चैट जीपीटी का। तो चैट जीपीटी को आप जो मैसेज टाइप करके देते हो, तो वो आपके बातों को समझता कैसे है, तो उसको समझाने के लिए हम लोग एनएलपी का यूज करते हैं। एनएलपी में आपको एनएलपी के बेसिक्स पढ़ने हैं। टेक्स्ट प्री प्रोसेसिंग, वही इसमें भी टोकनाइजेशन होता है, एलिमेंटाइजेशन होता है, और भी कुछ होता है, आई थिंक 7 टाइप्स के होते हैं। वॉइस टैगिंग आपको पढ़ना है, सेंटिमेंट एनालिसिस, वही। देखो, एनएलपी में हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारा टेक्स्ट आता है, तो उसको एआई सही कॉन्टेक्स्ट में समझे। अगर हम लोग सही कॉन्टेक्स्ट में अगर वो नहीं समझेगा, तो कहीं कहीं ना कहीं गलत रिजल्ट देगा। तो इसीलिए हम लोग एनएलपी का यूज करते हैं ये सब चीज के लिए। तो आप पढ़ना चाहो तो आप इसे पढ़ सकते हो। उसके बाद हम लोग चलते हैं जनरेटिव एआई। जनरेटिव एआई में हम लोग दो चीज पढ़ते हैं। तो आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, चाहो तो आप छोड़ सकते हो, बट अगर आप प्रॉपर एक एआई इंजीनियर बनना चाहते हो तो आपको ये पढ़ना चाहिए। एनएलपी में देखो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है, फाइन ट्यूनिंग होता है, रैग होता है। ठीक है, और इमेज जनरेशन में होता है जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क के बारे में अगर मैं बात करूं, तो देखो, जो भी हमारा इमेज जनरेशन होता है ना, जब भी जो भी इमेज को
आई डोंट नो कि चैट जीपीटी यूज करता है कि कुछ और यूज करता है, बट देखो, जब भी हमको कोई जनरेट करना होता है ना, कोई भी इमेज को जनरेट करना है, तो हम लोग जेन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज होता है, एक होता है तुम्हारा कंस्ट्रक्टर, एक होता है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर इमेज को बनाता है, वो देता है डिस्ट्रक्टर को, डिस्ट्रक्टर उसको उसके रिजल्ट को मैच करता है। अगर मैच हो गया तो उसको एक्सेप्ट देता है, अगर अच्छे तरीके से मैच नहीं हो पा रहा है तो उसको वो डिस्ट्रक्ट करता है, उसके बाद उसके बदले में उसको फीडबैक देता है। अब वो फीडबैक वापस कंस्ट्रक्टर के पास आता है, वो दूसरा इमेज जनरेट करता है, वापस से वो डिस्ट्रक्टर को देता है। ये चीज तब तक चलते रहता है जब तक कि इमेज जो है ना एक्यूरेट बन के ना आ जाए। तो इस तरह से हम लोग जेन को भी यूज कर सकते हैं। डिफ्यूजन मॉडल आप चाहो तो पढ़ सकते हो। तो इतना पढ़ने के बाद आपका एक एआई इंजीनियर बनने के लिए रेडी हो जाओगे। रहा बात मैं जॉब्स के बारे में मैं कर चुका हूँ। इसके बाद आप गिट और गिटहब पढ़ लेना, बेसिक कमांड्स ब्रांचिंग। और कहाँ से पढ़ना है इसका तो कोई बहुत सारे रिसोर्सेस आपको मिल जाएंगे। तो इतना पढ़ने के बाद आप प्रॉपर बन जाओगे। हाँ, एक चीज मैं भूल गया यहाँ पे, डीप लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप प्रोग्रामिंग में जब लाइब्रेरीज पढ़ रहा था, तो आप यहाँ पे टेंसर फ्लो का यूज कर सकते हो, आप ओपन सीपी इमेज के लिए यूज कर सकते हो। तो ये हमारा पूरा रोड मैप था। तो आप देख सकते हो, मैं ये लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मैंने जो कहा था कि जो मैं पर्सनली जिस बुक को यूज करता हूँ, तो उसको मैं आप लोगों के साथ अभी दिखाना चाहता हूँ कि कौन सा बुक को मैं ये देखो, हैंड्स ऑन साइकिट लर्न। आप इस बुक को देख सकते हो। बहुत लोगों ने रिकमेंड किया होगा, मैं भी रिकमेंड कर रहा हूँ आपको। अगर आपके पास बजट अलाउ करता है तो आप बुक खरीद लो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपके पास फिजिकल बुक है तो अच्छा रहता है। नहीं तो आप चाहो तो इसका ई बुक खरीद सकते हो, या फिर कहीं इंटरनेट पे से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। कहीं भी देखो, लाइन टू लाइन पढ़ना नहीं होता, लेकिन हाँ, रेफरेंस लेके आप इसे पढ़ सकते हो। पाइथन लैंग्वेज में है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। और इसमें प्रॉपर कैसे मॉडल बनाना है ये सब चीज इसमें दिया हुआ है, आप चाहो तो ले सकते हो। मैं इस बुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इन सभी चीज़ों को मैं खुद पढ़ाऊँ, तो ये भी कमेंट करके बता देना। बाकी आपको ये रोड मैप अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और आगे भी एआई से रिलेटेड जितने भी अपडेट चाहिए, या फिर इससे रिलेटेड कोई सा भी वीडियो चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।